हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और कल हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री हमने कल स्टार्ट किया है और इसके अंदर हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन के बारे में कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आपसे कि आपको एडजॉर्प्शन का जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत समझ में अच्छे से आया होगा। बाकी कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आई होप कि मज़ा आ रहा होगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में और आसान लग रहा होगा। और मोस्टली जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है वो तो कंप्लीट हम कर ही लेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें इनऑर्गेनिक पढ़नी है या ऑर्गेनिक पढ़नी है पहले। तो मुझे आप अपने सजेशंस दीजिएगा कि सर पहले आप ऑर्गेनिक करवा दीजिए हमें या पहले इनऑर्गेनिक ही करिए, वो आपकी मर्जी है। उससे हम देखते हैं। अगर किसी को सजेशन नहीं आता है मेरे पास तो फिर मैं अपनी मर्जी से जो भी मेरा मर्जी होगी मैं स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करेंगे कि भाई एडजॉर्प्शन कैसे होता है। कल तो ये बताया था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। आज हम ये बात करेंगे कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, आज हम ये बात सीखेंगे कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है किसी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर। क्लियर? चलिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उसकी मैकेनिज्म। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में तो नहीं बनता है और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर खास यहां से क्वेश्चन आता नहीं है, बट इसके बावजूद आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन का एक्चुअल में रीजन क्या है, कि किस वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की थोड़ी सी, कि आपको आसानी से क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, हम लिक्विड लेते हैं कोई। तो मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड सरफेस है, इस तरह से। और अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ऐसा हो रहा है कि जो यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है आपका अंदर की तरफ, इस पार्टिकल पर जो बाकी के पार्टिकल्स है वो हर डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो नेट फोर्स ये नॉर्मली क्या फील करेगा? जीरो फील करेगा, क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है। जितना यहां से लग रहा है उतना यहां से भी लग रहा है, जितना यहां से लग रहा है उतना यहां से भी लग रहा है, तो हर डायरेक्शन से फोर्स फील करेगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना रहेगा उसके ऊपर? जीरो रहेगा। लेकिन जो पार्टिकल आपका सरफेस पे प्रेजेंट है, भाई यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, अब इस पार्टिकल पर क्या होगा? ऊपर तो उसके कोई पार्टिकल हमें खास दिख नहीं रहा है ना, तो जो पार्टिकल है उसके नीचे ही है। तो वो क्या करेंगे? वो इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचेंगे। इसका मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स फील करेंगे पार्टिकल्स सरफेस के। तो डाउनवर्ड फोर्स फील करने की वजह से ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको तो पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि इसका सरफेस जो है वो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। हालांकि मैं ज्यादा कर्व दिखा रहा हूं, कर्व होती नहीं है, बट फिर भी हमें समझने के लिए कर रहे हैं कि उसका सरफेस अब ऐसे हो गया, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो डाउन, पहले पार्टिकल यहां थे यहां पे, लेकिन उसको खींच लिया गया, तो अब यहां पे क्या हो गया? स्पेस बन गया, स्पेस क्रिएट हो गया ना। तो उस स्पेस में क्या हो सकता है? उस स्पेस में जो पार्टिकल्स आपके हैं वो आसानी से आके यहां पर अब फिट हो सकते हैं। इस स्पेस के अंदर पार्टिकल क्या है वो आसानी से फिट हो सकते हैं, और इस तरीके से क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, मेरा ये कोई सॉलिड सरफेस है, अभी बिल्कुल प्लेन है। तो अगर ये प्लेन है तो अगर मैं इस पे मार्कर रखता हूं, ये वाला देखिए टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन अगर नीचे से पार्टिकल्स मेरे इसको खींचते हैं ऊपर पार्टिकल को, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऐसे होगा। अब ऐसे होगा, उसके बाद अगर मैं यहां पर पार्टिकल रखता हूं, देखिए पार्टिकल बिल्कुल आसानी से टिक गया, टिक गया ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? अट्रैक्ट भी हो गया और रिटेन भी हो गया। लेकिन अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता तो इसको टिकने में प्रॉब्लम आ रही है। वही बात यहां पे होती है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो अंदर वाले पार्टिकल से, बल्क के जो पार्टिकल्स हैं उनसे एक इनवर्ड पुल फील करते हैं, और उस इनवर्ड पुल को फील करने की वजह से क्या होता है? उस इनवर्ड पुल को फील करने की वजह से यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, और उस स्पेस क्रिएट होने की वजह से जो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल हैं वो आसानी से यहां पर अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिटेन भी हो सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन फॉर ए लिक्विड एडजोबेंट। ये जो एडजोबेंट था हमारा वो कैसा था? लिक्विड था। फिर क्वेश्चन कुछ पूछते हैं बच्चे, सर सॉलिड में कैसे होगा? वहां तो पार्टिकल क्योंकि अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, है ना, पार्टिकल जो होते हैं वो तो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, वहां तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते आगे पीछे की तरफ, तो वहां फिर कैसे एडजॉर्प्शन होगा? तो वहां क्या होता है बेटा, देखिए हम सॉलिड स्टेट पढ़ के आए हैं अभी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है ना, तो उसको क्या बोलते थे हम? वॉइड्स बोलते थे। तो जो आने वाले पार्टिकल्स हमारे हैं वो उस खाली स्पेस में आके फिट हो सकते हैं।
जो वॉइड्स हमारी पड़ी हुई हैं उस वॉइड्स में आके वो आसानी से फिट हो सकते हैं और वहां पर वो उस वजह से एड्जॉर्प्शन करते हैं। तो वहां पर जो मैकेनिज्म है एड्जॉर्प्शन की वो लिक्विड जैसी नहीं है और थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर मैकेनिज्म ये काम कर रही है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम वॉइड बोल रहे हैं, और उस वॉइड में आके पार्टिकल जो है वो आसानी से दूसरे फिट हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसके अंदर, ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। तो वहां पर एड्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। तो इसीलिए लिक्विड और गैस सॉलिड जो है वो एड्जॉर्प्शन कर पाते हैं। गैस उतना अच्छा एड्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। गैस इसलिए नहीं कर सकता भाई क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, उनके बीच में खुद के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक है। तो नॉर्मल सी बात है उनके खुद के बीच में फोर्स बहुत वीक है, तो क्या दूसरे को अट्रैक्ट करके और रिटर्न करके रखेंगे। इसलिए गैस के केस में एड्जॉर्प्शन नहीं होता है। बेसिकली सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस ही हम लेते हैं जो हमारे एज ए एड्जॉर्बेंट काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों के मैकेनिज्म समझ में आ गए होगी कि लिक्विड किस तरह से एड्जॉर्प्शन करता है और सॉलिड किस तरीके से एड्जॉर्प्शन करता है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था वो तो यही था कि एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म हमें समझनी थी और वो मैकेनिज्म मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको साफ करते हैं और इसके बाद हम नया टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज कि क्या हमें पढ़ना है। देखिए भाई एक टॉपिक पेपर में आपका आता है, खासकर सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर तो ज्यादा ही आता है वो, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या हो, देखिए थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। ठीक है, होता ये है कि हमें बार बार इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए एड्जॉर्प्शन का। मान लीजिए एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, देखिए अब नॉर्मल सी बात है भाई, पार्टिकल तो सरफेस के ऊपर भी है ना। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो इसके पार्टिकल है बाहर वाले और जो इसके पार्टिकल हैं, ठीक है, जो सरफेस के पार्टिकल हैं, यहाँ पर सरफेस से पार्टिकल सरफेस वाले पार्टिकल में नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सरफेस वाले पार्टिकल है और वो ये पार्टिकल है जो यहाँ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे, है ना, इस तरह से होगा। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, इनके बीच में एक तरह का अट्रैक्शन बन रहा है ना, अट्रैक्टिंग तो यही कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है एक तरह का। क्योंकि यहाँ पर एक तरह का बॉन्ड बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, हीट की फॉर्म में। एड्जॉर्प्शन वाले केस में क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन वाले केस में वो एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, उस हीट को हम बोलते हैं भाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहां से हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए होता क्या है, हीट रिलीज हो रही है ना, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दैट मींस कि जो डेल्टा एच होगा हमारा इस प्रोसेस के दौरान वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहां से हम ये बात बोल सकते हैं दैट इज एड्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ये बात तो निकल के आ रही है यहां से सामने कि भाई एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है, बिकॉज इस दौरान हीट रिलीज हो रही है और वो जो हीट रिलीज हो रही है दैट मींस डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है और इस वजह से हमारा जो है प्रोसेस जैसे कैसी बन जाती है, एक्सोथर्मिक बन जाती है। इसके बाद देखिए अब हमें ये देखना है कि एड्जॉर्प्शन अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है या करवाना पड़ता है, धक्के से करवाना पड़ता है, ठीक है ना। ये दो बातें हमें देखनी है कि भाई एड्जॉर्प्शन अपने आप होगा या हमें करवाना पड़ेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है भाई कि जो एड्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन कैसी प्रोसेस होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। एड्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये बात समझ में आ गई। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एड्जॉर्प्शन क्या है हमारा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और दूसरा क्या है कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा कैसी होती है, एक
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए होता क्या है। अब इसको आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि ये गैस के पार्टिकल हैं जो रैंडमली ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं। रैंडमली वर्ड यूज किया है मैंने, मतलब यहां पर रैंडमनेस क्या है, ज्यादा है। रैंडमनेस ज्यादा मतलब यहां पर एंट्रोपी क्या है आपकी, एंट्रोपी आपकी यहां पर ज्यादा है, एस एंट्रोपी। अब पार्टिकल हो गए एडजॉर्ब, क्योंकि यहां पर वो इस तरीके से एडजॉर्ब हो रहे हैं। देखिए एक ऑर्डर में रेंज हो रहे हैं, रैंडमनेस तो कम हो रही है, रैंडमनेस यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होने की वजह से एंट्रोपी भी क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि देयर इज या एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन कॉजेज डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंट्रोपी। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। 3 बातें समझ में आ गई हमें थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो क्या कि एडजॉर्प्शन जो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरा एडजॉर्प्शन क्या है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तीसरा क्या है, एडजॉर्प्शन एक एंट्रोपी में डिक्रीज भी कर रहा है। दैट मींस कि डेल्टा एस क्या यहां पर है, नेगेटिव है ना। डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है। अब देखिए, अब मुझे 2 बातें पता है। एक तो ये कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरा ये कि एडजॉर्प्शन क्या है, वो एंट्रोपी में डिक्रीज करता है। तो इन दोनों बातों से कैसे मैं प्रूव करूं कि डेल्टा जी जो होगा, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, डेल्टा जी, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि डेल्टा जी आपका नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने के लिए तो डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है ना। तो डेल्टा जी क्या होता है हमारा, वैसे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, माइनस का टी डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो टी बन गया सिर्फ, है ना, टी डेल्टा एस। ये भी डेल्टा एच था हमारे पास, एक तरीके से ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इसको अगर नेगेटिव होना है तो ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। जब ऐसा होगा तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और डेल्टा जी कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस। पेपर में 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपसे कहते हैं कि एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देन प्रूव करो कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। या उल्टा बोल देते हैं कि भाई एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये प्रूव करो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो दोनों का तरीका मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर होता क्या, देखिए भाई होता ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगी, होगी ना। धीरे धीरे जब एडजॉर्प्शन होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो टी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो हीट रिलीज होती है, स्टार्टिंग में ज्यादा हीट रिलीज होती है एज कंपेयर टू बाद में। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे डेल्टा एच की वैल्यू कम नेगेटिव हो जाएगी। तो कम नेगेटिव से कहां अप्रोच करेगी, जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। डेल्टा जीरो भी हो सकता है हमारा यहाँ पे कि हीट निकली नहीं रही है, या फिर ऐसा भी होगा कि एक सिचुएशन यहां भी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगी। मतलब डेल्टा जी उस केस में क्या होगा हमारा, जीरो होगा, है ना। डेल्टा जी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। और जब डेल्टा जी जीरो होता है तो प्रोसेस कैसी होती है, डेल्टा जी वाले केस में जो आपकी प्रोसेस होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब एडजॉर्प्शन कहां पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आकर पहुंच जाएगा। और जब कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, प्रोसेस वहीं चलती रहती है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है यहां पर कि जितने पार्टिकल सरफेस पर आ रहे हैं उतने ही पार्टिकल सरफेस को छोड़ के नए वाले, जितने पहले से थे वो तो थे ही, जो नए पार्टिकल आ रहे हैं एडजॉर्प्शन होने के लिए, जितने वो आते हैं उतने ही पिछले वाले से छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। तो एडजॉर्प्शन कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो चलती रहेगी लॉन्ग टाइम तक, इनफाइनाइट प्रोसेस नहीं है ये कि चलती रहेगी हमेशा। एक टाइम पर पहुंच कर ये कहां जाएगी, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि डेल्टा जी एडजॉर्प्शन जो हमारी है वो कोई इनफाइनाइट प्रोसेस नहीं है। स्टार्टिंग में उसकी प्रोसेस ज्यादा होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, अपने आप होगी, लेकिन धीरे धीरे वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करेगी। और कैसा तब होगा जब डेल्टा एच, दैट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो हमारी है, विच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। ओके, सो दिस वाज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। और आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या थर्मोडायनेमिक्स होती है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आपके, और आई होप कि अब इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए जी, इसको साफ करते हैं।
इसके बाद बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन की, कि कितनी तरह का एडजॉर्प्शन हो सकता है, टाइप कितने तरह के हो सकते हैं। तो वही हमें आज डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन है भाई, दो टाइप्स की जो है क्लासिफिकेशन हमारी होती है। एक तो इस एक क्लासिफिकेशन में तो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसके बीच में, एड्जोबेट और एड्जोबेंट के बीच में। तो उसके बेस पे दो तरह के एड्जॉर्प्शन हमने बोले हैं। एक हमने बोला है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है भी ज्यादा, पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन से, और केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से तो आपको क्वेश्चन एड्जॉर्प्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्जोबेट, कंसंट्रेशन ऑफ एड्जोबेट। और इस केस पे भी अपने दो तरह की एड्जॉर्प्शन मानने हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक हमारा होता है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक, तो दो तरह के एड्जॉर्प्शन हमारे होते हैं, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। और इसी तरह से बेसिस ऑफ इंटरमोलर फोर्स हम बात करें, दो तरह के होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस टॉपिक को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे वो सीबीएसई हो, एचबीएससी हो, आरबीएससी हो, जो भी बोर्ड आपका है, पंजाब बोर्ड हो, जम्मू बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। फिजिकल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई बीमारी, ठीक है, तो ये एड्जॉर्प्शन हमें पढ़ने हैं। चलिए पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, उसके बाद हम फिर फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द फिजिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। आसान सा है, खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए, अगर एड्जोबेट की जो कंसंट्रेशन है, वो एड्जोबेट की जो कंसंट्रेशन है वो अगर एड्जोबेंट के सरफेस पे बहुत ज्यादा है और बल्क में बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बल्क में पार्टिकल जा नहीं पाते हैं, जाते हैं, लेकिन बहुत कम जा पाते हैं, सरफेस पे ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। तो पॉजिटिव में क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जोबेट इज, क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जोबेट इज हायर ऑन द सरफेस, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जोबेट इज हायर ऑन द सरफेस देन इन द bulk, then in the bulk of the adsorbent, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। तो नेगेटिव में क्या होगा, समझ ही गए होंगे आप। नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, नेगेटिव के अंदर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जोबेट is higher in the bulk than in the surface is called नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो दो तरह के एड्जॉर्प्शन आपके होते हैं भाई, कंसंट्रेशन के बेस पे कि एड्जोबेटिक कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। अगर सरफेस पे ज्यादा है तो पॉजिटिव कहेंगे, अगर बल्क में ज्यादा है तो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के एड्जॉर्प्शन आपने पढ़ लिए क्लासिफिकेशन के अंदर, एक आपका पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और दूसरा आपका नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको साफ करते हैं और फिर आपको कुछ और बताते हैं।
कुछ 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 बताते हैं, कुछ कुछ कुछ। तो वो कुछ 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 क्या है? वो कुछ 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 है आपका फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखते हैं सारा कंप्लीट हो पाता है नहीं हो पाता, जितना हो पाता है कम से कम उतना तो बताऊंगा आपको आज मैं, वरना नेक्स्ट फिर मैं आपको बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी है, पूरा समझने का टॉपिक है बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है भाई। इसके बाद एड्जॉर्प्शन ज्यादा बचता नहीं है हमारे पास, इसके बाद एड्जॉर्प्शन में सिर्फ हमारे पास 2-3 टॉपिक रह जाते हैं, तो एड्जॉर्प्शन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कोई छोटा टॉपिक आपका ये, ठीक है। तो पहले मैं आपको बोलता हूं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। फिजॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, फिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल का एड्जॉर्प्शन का मतलब समझ लीजिए भाई कि अगर आपके एड्जोबेट और एड्जोबेंट के बीच में, अगर आपके एड्जोबेट और एड्जोबेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका वीक वैंडरवाल फोर्स है, वीक वैंडरवाल फोर्स है, तो उस तरह के एड्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल का और क्या मीनिंग निकलता है, जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो एड्जॉर्प्शन के दौरान जो आपका एड्जोबेट है उसकी स्टेट बदल जाती है, फिजिकल स्टेट बदल जाती है उसकी। मान लीजिए वो गैस है, तो हो सकता है कि एड्जॉर्ब होने के बाद वो लिक्विड बन जाए, या लिक्विड है तो शायद सॉलिड बन जाए, ठीक है ना। तो अगर एड्जॉर्प्शन के बाद आपके एड्जोबेट की फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, केमिकल फॉर्मूला नहीं बदल रहा है आपके एड्जोबेट का, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदल रही है, तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो डेफिनेशन क्या बनती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, कि द एड्जॉर्प्शन इन विच, द एड्जॉर्प्शन इन विच देर इज ओनली फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इन द एड्जोबेट, ठीक है ना। द एड्जॉर्प्शन इन विच ओनली द फिजिकल चेंज इन द एड्जोबेट एंड देर इज ओनली वीक वैंडरवाल फोर्स, ठीक है ना, बिटवीन द एड्जोबेट एंड एड्जोबेंट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इनको हम फिजिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को क्या कहेंगे, ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। इसी तरीके से अब आपको केमिकल एड्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया होगा कि मुझे केमिकल एड्जॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन आपको देनी है। आई होप कि आपको वो भी अच्छे समझ में आ गई होगी कि भाई केमिकल एड्जॉर्प्शन अफसर क्या बताएंगे हमें, है ना, भविष्यवक्ता आप बन गए होंगे। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं केमिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल चेंज एड्जोबेट में होता है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी एड्जोबेंट के सरफेस पे, उस रिएक्शन की वजह से हमेशा क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हमेशा रिएक्टेंट का फॉर्मूला बदल जाता है, प्रोडक्ट में कुछ नया बनता है हमारे पास। तो वही बात यहां कह रहा है कि जब एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन होने की वजह से एड्जोबेट के सरफेस पर रिएक्शन होगी एड्जोबेंट की, सॉरी एड्जोबेंट के सरफेस पर रिएक्शन होगी एड्जोबेट की, तो एड्जोबेट रिएक्शन करके किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और शायद वो प्रोडक्ट जो है वो एड्जॉर्ब ना हो सकता हो तो वो उससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जोबेट के अंदर केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और कुछ नया बनता है। और जब भी केमिकल चेंज होगा उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि एड्जोबेट और एड्जोबेंट के बीच में एक तरह का केमिकल बॉन्ड बने, जैसे आयनिक बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये आयनिक बॉन्ड में आते हैं, सॉरी केमिकल बॉन्ड में आते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि द एड्जॉर्प्शन
the adsorption in which there is a chemical change in the adsorbate and strong chemical bond exist between the adsorbate and adsorbent। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? केमिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा। बाकी जो बातें इसकी हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस सिखाऊंगा इसके अलावा कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। पेपर के अंदर 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वीडियो कब आ रही है, और वीडियो कब आ रही है इसके लिए पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आई है कि नहीं आई है। नोटिफिकेशन पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। तो जिसने अब तक नहीं दबाया है उसको दबा दीजिए और वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सर की वीडियो आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ और ऑल द बेस्ट।